नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट स्टार्ट के इस सीरीज में। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट डीसी मोटर। और हमने डीसी जनरेटर को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है और एक नए चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है। ये एक इंट्रो लेक्चर है, इसमें हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे भी चर्चा करेंगे जो कि मोटर में एप्लीकेबल होता है। हमने आपको बताया था कि जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप अभी तक नहीं भूले होंगे, आपको याद होंगी। आइए तो हम लोग चलते हैं अपने इस नए सफ़र पे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं डीसी मोटर, ठीक है। तो डीसी मोटर को पढ़ने के क्रम में देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। अभी तक मैंने आपको हमेशा समझाया है कि देखिए, मशीन जो होता है हमारा, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, वो हमारा एक इनपुट सिग्नल लेता है, एक इनपुट में कुछ लेता है और हमें आउटपुट में कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें इनपुट में डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है और हमें मिलेगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी। मोटर करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही काम है मोटर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये डीसी मोटर है, ये डीसी मोटर है, मैंने यहाँ लिखना भूल गया, चलिए ये डीसी मोटर है, आप मेंशन कर लेंगे। तो डीसी मोटर क्या करेगा, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में देगा। इनपुट में इसे हमें डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना होगा। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम लोग डीसी मोटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमें इनपुट में डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना होता है और डीसी मोटर जो होता है एक हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आपको समझ में आएगा कि ये मोटर हर एक साइज़ में अवेलेबल होता है, ठीक है। छोटे से छोटे साइज़ में और बहुत बड़े से बड़े क्रेन वगैरह में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको इसका यूज समझ में आएगा अपने रियल लाइफ में। खैर, अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डीसी मोटर इज एन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रिकल मशीन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक रोटेटिंग और दूसरा स्टेशनरी। स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये हमारा एक रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है विच कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। साफ शब्दों में गिवन है कि यदि आप डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये आपको मैकेनिकल एनर्जी देगा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इसके शाफ्ट पे एक रोटेशन होगा, इसका शाफ्ट घूमने लग जाएगा और फिर आप उससे मैकेनिकल आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ डीसी मोटर स्पीड्स कैन बी कंट्रोल ओवर द वाइड रेंज। मैंने ये क्यों लिखा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका स्पीड कंट्रोल बहुत ही इजी है, जो कि वोल्टेज को अगर आप बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता है और वोल्टेज को घटाने से घट जाता है। एसी मोटर का स्पीड कंट्रोल जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। एसी मोटर का स्पीड कंट्रोल इतना आसान नहीं है अगर हम कंपेयर करें डीसी मोटर के साथ। तो इसका स्पीड जो है एक वाइड रेंज तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसका रेंज बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। अब आप देख लीजिए कि ये शब्द कॉमन है, ये टर्म कॉमन है। कौन सा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। क्यों कॉमन है, हर एक इलेक्ट्रिकल मशीन के बीच में लगभग ये कॉमन है। अगर हम ट्रांसफार्मर को हटा के चलें तो मोटर पर हैं या जनरेटर पर हैं, दोनों में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन होता है एनर्जी का। या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है या मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दोनों ही केस को हम सेम टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है कि भाई डीसी मोटर जो है
ये अवेलेबल इन स्मॉल साइज एज वेल एज बिग साइज। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मोटर जो होते हैं ना, ये छोटे से छोटे खिलौने में भी आपको मिल जाएंगे और बहुत बड़े क्रेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल एक वाइड रेंज में होता है, ठीक है। इट्स कम्यूटेटर वर्क एज इन्वर्टर। अब कम्यूटेटर हमने जनरेटर में भी पढ़ा था, आपको याद है? पूरा एक चैप्टर हमने पूरा एक लेक्चर हमने कम्यूटेशन पे लिया था, ठीक है। कम्यूटेशन एंड एप्लीकेशन लास्ट लेक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटर जो होता है ना हमारा, कम्यूटेटर देखिए, अगर कम्यूटेटर हम डीसी जनरेटर में वर्क लेते थे, डीसी जनरेटर में जो हमारा कम्यूटेटर था वो हमारा रेक्टिफायर की तरह काम करता था, रेक्टिफायर की तरह काम करता था। लेकिन डीसी मोटर में जो हमारा कम्यूटेटर होगा वो हमारा इन्वर्टर की तरह काम करता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये रेक्टिफायर क्या बला है और इन्वर्टर क्या बला है। तो भाई रेक्टिफायर को आप सिंपली इस तरह से समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नहीं है तो हम डिटेल में नहीं बता सकते, आई एम सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आपको इसे पढ़ना है, ठीक है। रेक्टिफायर का काम आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए। रेक्टिफायर जो होता है वो एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम रेक्टिफायर के इनपुट में एसी देंगे तो ये हमें कन्वर्ट करके डीसी देगा। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर इसके ठीक उल्टा करता है। इन्वर्टर क्या करता है? तो इन्वर्टर डीसी को एसी में चेंज करता है। आप सबके घर में इन्वर्टर होता है, ठीक है, तो मुझे बहुत डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। जिनके घर में इन्वर्टर होगा उनको पता होगा कि बैटरी हमारा जो घर में होता है, बैटरी जो हमारा घर में होता है ना, तो बैटरी से डीसी इनपुट लेके हम लोग इन्वर्टर को देते हैं और इन्वर्टर उससे क्या करता है? हमारे एसी अप्लाइंसेस को पावर देता है। तो एसी अप्लाइंसेस को कैसे पावर देता है? बैटरी के पास तो डीसी एनर्जी है, तो डीसी को लेता है और इन्वर्टर बदल देता है एसी में, और ये एसी हमारा एसी अप्लाइंसेस को चलाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ें। आगे क्या कह रहा है कि फॉलोज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी हम लोग देखेंगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब हमने जनरेटर पढ़ा था वहाँ पे राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया था, जब हम मोटर पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड रूल। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक को ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्या कहा है कि जो आपके घर में शादी वगैरह में जो जनरेटर आता है या ट्यूबवेल होगा आपके घर में, बोरिंग होगा, तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य किसान परिवार से आते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग उसको स्टार्ट करने के लिए दाएं हाथ से घुमाते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, उसके शाफ्ट को घुमाते हैं, ठीक है, एक हैंडल के थ्रू उसको घुमाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा उसको टॉर्क देते हैं, इनिशियल टॉर्क देते हैं। उसके बाद वो हमारा जनरेटर स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे हम दायां हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हम में से मैक्सिमम लोग दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और चूंकि मोटर वगैरह को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है तो इसमें लेफ्ट हैंड आप याद रख लीजिए, जो बच गया वो मोटर में, ठीक है। आप किसी और ट्रिक से भी इस्तेमाल मतलब याद रख पा रहे हैं तो बेटर है। मेरा मकसद यही है कि आप याद रखें, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही रूल सेम ही है, बस हाथ को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें भी ये हमारा थ्रस्ट को दिखाता है, फोर्स को वहाँ दिखा रहा था, यहाँ थ्रस्ट कह लीजिए, फोर्स कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है और ये हमारे करंट के डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। आप लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो थंब होता है, हमारा जो थंब होता है, थंब जो हमारा होता है वो किस चीज़ को दिखाता है? तो भाई फोर्स को दिखाता है या थ्रस्ट को दिखाता है।
ठीक है। और हम मिडिल फिंगर को देख लेते हैं। मिडिल फिंगर से पहले इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर किस चीज को दिखाता है? तो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। उसके बाद हमारा मिडिल फिंगर जो है वो हम क्या चीज में देखते हैं? तो करंट में, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इतना ही था इसमें देखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, दिस इज योर थर्ड टॉपिक। अभी हमने फ्लेमिंग का जो है लेफ्ट हैंड रूल देख लिया, उससे के पहले हमने इंट्रो देख लिया। तो ये थर्ड टॉपिक है हमारा, वर्किंग प्रिंसिपल डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है? सॉरी, डीसी जनरेटर नहीं, डीसी मोटर। एक्चुअली हमने इसको कॉपी किया था तो थोड़ा बहुत मिस्टेक मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप तब तक के लिए मोटर कर लें, ठीक है, डीसी मोटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड ऑन इट। कौन सा लॉ है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन। किसका? फैराडे का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो EMI, ये हमारा EMI से आता है। क्या आता है कि जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल्स टू BIL, जहाँ पे B फ्लक्स डेंसिटी है। और फ्लक्स डेंसिटी को आपको नहीं समझ में आए तो B बराबर फ्लक्स डेंसिटी जो हमारा होता है फ्लक्स अपॉन में एरिया। क्या है? फ्लक्स अपॉन में एरिया। यूनिट क्या हो जाएगा? फ्लक्स का यूनिट है वेबर और एरिया का यूनिट पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर 5/A, सिंपल है। उसके बाद देख लीजिए करंट, I फॉर करंट, L फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब जिस कंडक्टर वायर से हम लोग वाइंडिंग करेंगे वही कंडक्टर वायर, और कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी हमने देखा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था। तो डायरेक्शन निकालना हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमारा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, BIL वाला। आया समझ में? आगे बढ़ें। यही है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें हम आपको थोड़ा और अगर समझा पाएँ तो आप, इसमें समझाने के लिए देखिए अब कुछ नहीं है, बेसिकली हम आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कि एक बैक EMF होता है। हमने जनरेटर में EMF पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक बैक EMF होता है, उसी को हम लोग काउंटर EMF कहते हैं। तो ये काउंटर EMF एक्चुअली होता कहाँ पे है? अगर हम मोटर को देखें तो एक मोटर का डायग्राम कैसा होता है? कुछ इस तरह से हम वाइंडिंग को दिखा देंगे, कुछ इस तरह से हम लोग वाइंडिंग को दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा कार्बन ब्रश होता है, मोटा सा हमारा कार्बन ब्रश होता है। ऑफ कोर्स कम्यूटेटर वगैरह भी है, तो अभी हम बस सिंपल देख लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे जो भी है प्लस माइनस दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग मैग्नेट को दिखा देते हैं। तो मैग्नेट को दिखाने के लिए मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट, आप जैसा भी कंसिडर करना चाहें आप कर सकते हैं। फिलहाल हम परमानेंट मैग्नेट मान लेते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो फ्लक्स कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। फ्लक्स कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होता है और डायरेक्शन ऑफ करंट आप इससे देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। खैर हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है अभी बैक EMF को समझना। तो इस मोटर में यदि आप देखेंगे, इस मोटर में अगर आप देखेंगे तो ये बीच वाला क्या है? ये बीच वाला आर्मेचर है। ये बीच वाला क्या है? ये बीच वाला तो आर्मेचर है ना। तो हम इसका अगर सर्किट बनाए, इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो वो कैसे बनेगा? ठीक है, अभी इक्विवेलेंट सर्किट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है।
शुरुआत में दिक्कत होता है, देखिए फिर धीरे धीरे आप मशीन के साथ जब फेमिलियर हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए कि ये हम पावर दे रहे हैं ना, अभी हम पोल वगैरह को कंसिडर नहीं करेंगे, अभी हम मान के चलेंगे कि वो परमानेंट होगा या सेपरेटली एक्साइटेड होगा। अब सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है हम आगे के लेक्चर में जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि हम सिर्फ आर्मेचर के कंटेस्ट में बात कर रहे हैं, हम ये वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये मैग्नेट कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा, अभी के लिए आप भूल जाइए। ठीक है, मान के चलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है तो हम इसको सेपरेटली एक्साइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए हम सेपरेट करंट दे देते हैं। ठीक है, खुश, तो हमने इसके लिए सेपरेट करंट दे दिया वाइंडिंग से, तो इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये बीच वाला आर्मेचर का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच वाले आर्मेचर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आर्मेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने इसको पावर दे दिया। ठीक है, पावर दे दिया, अब हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है तो इसका समथिंग रेसिस्टेंट भी होगा, तो उस रेसिस्टेंट को हम लोग RA से दिखा देते हैं, आर्मेचर रेसिस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग का जो है, अब हम लोग का मान लेते हैं कि ये हमारा मेन आर्मेचर है। ठीक है, ये हमारा मेन आर्मेचर है। ठीक है, आर्मेचर में क्या होता है भाई, तो आर्मेचर में इस तरह का हमारा शाफ्ट होता है जिस पे हमें मैकेनिकल पावर मिलता है। क्या मिलता है, मैकेनिकल पावर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये प्लस माइनस मान लेना क्या है ही, और यहाँ से एक करंट आता है जिसको हम लोग IA मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम वोल्टेज देते हैं ना, इनपुट वोल्टेज, तो V मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमने वोल्टेज दिया, ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया, ये वोल्टेज गया किसमें, तो भाई हमारा जो आर्मेचर का रेसिस्टेंट है उसमें, रेसिस्टेंट में ये करंट गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे गया, यहाँ पे जो जाएगा तो हमारा क्या होगा कि ये शाफ्ट घूमेगा, ये शाफ्ट घूमेगा ना, ये शाफ्ट घूमेगा। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे अगर ये शाफ्ट घूमने लग जाएगा, इसका शाफ्ट अगर घूमने लग जाएगा तो भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख सकते हैं फ्लक्स है, फ्लक्स है ना भाई, तो यहाँ पे फ्लक्स है और ये कंडक्टर घूम रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर घूम रहा है, या तो हम घुमा रहे हैं या किसी माध्यम से घूम रहा है, यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दिया है उस माध्यम से घूम रहा है। हम भी घुमा रहे होते हैं, जैसे DC जनरेटर के केस में हम किसी और मीडियम से घुमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए कि ये घूम रहा है और घूम ही तो रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो इसमें एक अपना EMF इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो एक अपना EMF तो इंड्यूस्ड होगा। अब वही EMF को हम लोग बैक EMF या काउंटर EMF कहते हैं, तो इसके केस में भी सेम एक बैक EMF या काउंटर EMF इंड्यूस्ड होगा। समझ में आया, इसके केस में एज इट इज एक बैक EMF या काउंटर EMF इंड्यूस्ड होता है। तो ज़रा हम देख लेंगे कि भाई वो काउंटर EMF कितना होगा। तो देखिए ये जो काउंटर EMF हमारा होगा वो हमारा मान लेते हैं कि EB, E फॉर EMF, B फॉर बैक, यानी कि बैक EMF। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में इसका डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन इस ओर है, तो पॉजिटिव इस ओर और निगेटिव इस ओर। समझ में आया। अब जरा हम यहाँ पे लगा देते हैं KVL आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में है। अच्छा नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आसान तरीके से ही छोटा सा ही फॉर्मूला लगाएंगे। KVL का मतलब होता है कि एक लूप में, ये कंप्लीट एक लूप है, कंप्लीट लूप है, एक लूप में जितना देखिए एक लूप में जितना अप्लाइड वोल्टेज होता है ना, अप्लाइड वोल्टेज और टोटल EMF दोनों का सम जो है 0 हो जाता है।
मतलब अभी आप केवीएल वगैरह को भूल जाइए, अभी हम केवीएल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बच्चे अभी सर्किट वगैरह नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो हम उनको भी कंसिडर करके चल रहे हैं। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज V है, मान क्या लेना है ही, तो अप्लाइड वोल्टेज V है और बीच में हमारा लॉस क्या हो रहा है, R है रेसिस्टेंट, I है करंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वोल्टेज आएगा। वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इंटू आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, आपने पढ़ा है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे I हमारा IA है, R हमारा RA है, तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, यानी कि VA क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम VA की बात करें तो चलिए हम VA लिख लेते हैं, ठीक है, VA प्लस ये वाला EMF, ये वाला EMF होगा ना, ये भी तो इसका विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है तो घटा रहा है ना, इसको कमजोर कर रहा है, इसको कमजोर कर रहा है, तो दोनों मिलके ना इसको कमजोर कर रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों मिलके हमारे अप्लाइड वोल्टेज को कमजोर कर रहा है। हम अभी केवीएल वगैरह नहीं लगा रहे हैं, केवीएल अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे हम बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं, अगर आप केवीएल जान लेते हैं तो बहुत अच्छे से इसको समझ पाते, ठीक है, आप पढ़ेंगे सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो VA है, VA को हम लोग क्या लिखेंगे, VA को हम लोग IA इंटू आर ए प्लस बैक EMF, यही लिखेंगे ना, यही लिखेंगे। तो हमारा बैक EMF बराबर क्या आ जाएगा, हमारा बैक EMF बराबर जो इक्वेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा कि V माइनस IA RA, यही इक्वेशन आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई बैक EMF है कितना, तो चूंकि ये एक EMF ही तो है, ये इसको हम लोग वोल्टेज इक्वेशन भी कहते हैं, आगे वोल्टेज इक्वेशन है, हम लोग सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि कंसेप्ट यहीं पे हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे इतने देर से बैक EMF हम दिए जा रहे हैं, बैक EMF बराबर है कितना, तो बैक EMF बराबर हमारा जो होता है वो हम बता देते हैं। देखिए बैक EMF कुछ नहीं है, बैक EMF जनरेटर वाला EMF ही तो है, यहाँ पे भी तो उसी तरह से इंड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे नियम बदल थोड़ी जा रहा है, तो यहाँ पे भी बैक EMF बराबर सेम ही होगा, यहाँ पे भी EB बराबर नथिंग बट NP/Z अपॉन में 60A, और इसको निकालने के लिए कहेगा तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जनरेटर वाला कंसेप्ट वही आएगा, जनरेटर वाले कंसेप्ट को यहाँ पे भी लगा देना है और बैक EMF का डेरिवेशन कर देना है। तो बैक EMF का डेरिवेशन जिस तरह से आपने EMF का डेरिवेशन किया, सेम टू सेम बैक EMF का डेरिवेशन होगा, और फॉर्मूला आप याद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लर्न करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों जगह यूज हो गया, आपने देख लिया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ें, आगे हम लोग बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा। अभी हमने वोल्टेज इक्वेशन आपको बताया कि V बराबर, V मतलब इनपुट वोल्टेज बराबर IA RA प्लस बैक EMF, और बैक EMF बराबर भी आप जानते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप बैक EMF बराबर भी लिख सकते हैं, खैर उसकी ज़रूरत है नहीं, आप लिख सकते हैं NP/Z अपॉन में 60A, ये हमारा बैक EMF है, ठीक है। अच्छा, इस वोल्टेज इक्वेशन से क्या हम कुछ और भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। एक काम कीजिए कि इस वोल्टेज इक्वेशन में आप लोग करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक और करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करंट तो सेम ही होता है ना, करंट चेंज नहीं होता है लूप में, ठीक है। तो आप एक I करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ज़रा देखते हैं क्या होता है। IA ऑल द करंट इज सेम, एक लूप में IA लिखिए या I लिखिए, सारी चीज़ें सेम ही हो जाती हैं। जैसे अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, तो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये IA के जगह अगर आप सिंपल I भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट इस पूरे लूप में सेम ही रहेगा, वोल्टेज का डिफरेंस होगा बस, लूप में करंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो IA लिखिए, I लिखिए, मैटर नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
तो यहाँ से हम कुछ और भी कंक्लूड कर सकते हैं क्या? हम लोग कुछ और भी कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो ज़रा देखेंगे, पहले हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है, ज़रा देख लेते हैं। देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी आई हो जाएगा हमारा। वी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? पावर ही तो होता है। खैर हम नेक्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे। अभी देखिए, अभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर ए, ठीक है। आई लिखिए या आई ए लिखिए, बोथ आर द सेम, सो यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आई ई बी हो जाएगा, तो बैक ईएमएफ भी तो एक वोल्टेज ही है, वोल्टेज इनटू करंट पावर, आई स्क्वायर आर यानी कि पावर, ये भी पावर, ठीक है। अब आप बताइए कि वी आई तो हमारा इनपुट पावर है, तो हम लोग क्या इसको पी इन लिख सकते हैं? पावर इनपुट, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई। अब देखिए कि यहाँ पे आई स्क्वायर आर क्या होता है? आई स्क्वायर आर के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आई स्क्वायर आर हमारा कुछ नहीं बल्कि एक कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, ठीक है। और कॉपर लॉस कहाँ होता है? जहाँ कॉपर का इस्तेमाल होता है, यानी कि रेसिस्टेंट का इस्तेमाल होता है रेसिस्टिव सर्किट में। आप जानते हैं कि जहाँ वाइंडिंग करेंगे कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर का कुछ रेसिस्टेंट होगा, तो कॉपर लॉस तो होना ही होना है। तो हमारा इनपुट पावर इज इक्वल्स टू होगा COPPOR, कॉपर लॉस प्लस मैकेनिकल आउटपुट। ये मैकेनिकल आउटपुट है या मैकेनिकल पावर या PMECH, मैकेनिकल पावर। तो ये पावर फ्लो डायग्राम भी आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। ये मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना था, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये इससे रिलेट करके पढ़ना यहाँ पे भी आसान है, तो आप समझ लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम अब सिलेबस को देख लेते हैं कि हमें इस लेक्चर में क्या क्या कवर करना है और थ्रू आउट द लेक्चर हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा इस चीज़ को कवर करने के लिए। देखिए, हम डीसी मोटर लेके चल रहे हैं, ये यूनिट 2 है, ज़रा कलर चेंज कर लें। चलिए, तो हम यूनिट 2 को लेके चल रहे हैं, डीसी मोटर, ठीक है। अब डीसी मोटर में जो हमारा है, सबसे पहले कवर करना चाहिए था टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डीसी मोटर का हमने इंट्रो कर लिया, इंट्रो हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक मिनट, हमने डीसी मोटर का इंट्रो कर लिया, टाइप्स रह गया। अब आप बताइए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या हो गया? बिल्कुल हो गया। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आपने पढ़ लिया? पढ़ लिया, ठीक है। बैक ईएमएफ हो गया। बैक ईएमएफ का क्या सिग्निफिकेंट है? आप सीधे शब्दों में जान लीजिए कि भाई यही बैक ईएमएफ हमारा मैकेनिकल आउटपुट होता है, ठीक है। और बैक ईएमएफ कैसे जनरेट होता है वगैरह वगैरह आपको पता है ना, वही इसका सिग्निफिकेंट, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो चीज़ आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। यदि नहीं लिख पाएंगे तो हमको बता दीजिएगा, हम सबका आंसर लिख के भेज देंगे, ठीक है। वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर पढ़ लिए भाई, अभी तो देखे थे कि वी इनपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस बैक ईएमएफ, ठीक है। वोल्टेज इक्वेशन वही है। तो देखिए, इतना चीज़ हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब टाइप्स हमारा रह गया, इसको हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली किसी में भी जिसमें हमको जगह मिलेगा, हमको जिसमें सुटेबल लगेगा हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि हमारा टॉर्क रह गया, ये सारी चीज़ें हमको अगले लेक्चर में सब में करना है, ठीक है। तो आप इतना कर चुके हैं तो आप खुश हो जाइए कि एक ही लेक्चर में हमने इतना सब कुछ कर लिया। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा नहीं है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा नहीं है, बशर्ते इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जिस तरह से हम आपको प्रैक्टिस सीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप प्लीज़ उसे सॉल्व किया कीजिए। और आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। लेक्चर में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।